students, welcome to our mechanics class, BSc पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। ठीक है, थर्ड यूनिट तक हमने अच्छा खासा हमारा टाइम रहा, कर लिया हमने सब कुछ अच्छे से, सारे के सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो भी थे। ठीक है, फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ यूनिट का आपका नाम है हेडिंग 2 40 आवर्ती दोलन। चालित आवर्ती दोलन, इसको कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ये आपकी लास्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट। ये आपकी यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो डेरिवेशंस है वो थोड़े बड़े बड़े से ही हैं। और मोस्ट तो शायद ऐसे होंगे कि पहले आप लोगों के शायद कोर्स में कभी रहे नहीं होंगे, तो मे भी आप लोगों ने ना पढ़े हों, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं चालित आवर्ती दोलन से आप समझते क्या हो। देखो, अभी तक हम जैसे ऑसिलेशंस हमने पढ़े, ऑसिलेशन में हमने कितने टाइप के पढ़ लिए कि कोई भी पिंड है, कोई अगर हम वस्तु ले रहे हैं, कोई मान लो हमने एग्जांपल हमने कोई बॉल ले ली जो कि इस तरीके से किसी भी पोटेंशियल वेल में प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो इस जगह पे ये उसकी कंडीशन है, कोई एम मास का हमने पार्टिकल ले लिया और ये उसके साम्य अवस्था है पी, तो ये पी पॉइंट पर प्रेजेंट। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब इसमें ऑसिलेशंस होते हैं तो ये किधर भी, या तो राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, किधर की तरफ भी क्या करता है, मोशन करता है। अब मोशन करने के लिए हमने क्या किया, इस पर फोर्स बताया। सबसे पहले हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कि हम इसे किसी भी एक तरफ ले जा करके छोड़ देते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, सबसे पहले हम उसे एक तरफ ले जा करके छोड़ देते हैं, उसके बाद वो आप अपने आप ही ऑसिलेशंस करता रहता है। ठीक है, ऑसिलेशन करने में हमने क्या दो उस पर लगने वाले फोर्स बताए। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ। मान लीजिए कि वो इस स्थिति में पहुंच गया, एम मास अब हमारे यहाँ पर पहुंच गया। क्लियर है, तो हमने कहा कि यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो इसको इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मान लो, ये हम वाई डायरेक्शन में अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हम इस ऊपर की तरफ मतलब हम इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो इस पर एक बल कार्य करता है। बल कौन सा, प्रत्यानयन बल कार्य करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। उसका काम क्या होता है कि वो इसको वापस अपनी पूर्व स्थिति में ले जाने का प्रयास करता है। रिस्टोरिंग फोर्स का सबसे एग्जांपल अच्छा कौन सा हमने पढ़ा, स्प्रिंग का। जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और खींच के आप उसको छोड़ो, तो आप देखते हो कि स्प्रिंग थोड़ी सी, जितनी लंबाई तक हमने खींची होती है उससे थोड़ी सी गुड़ करके रह जाती है। ठीक है, वापस अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है जो कि उसको वापस अपनी कंडीशन में लेकर के जाता है। तो अब वो रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में लेकर के आएगा। एफ आर, एफ आर हो गया जस्ट अपोजिट, इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स। माइनस यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्स यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये फोर्स काम कर जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि यहाँ तक आए ये तो ठीक है, फिर यहाँ आगे क्यों चला गया। यहाँ हमने रीजन बताया इसका, इनर्शिया, जड़त्व के कारण, कि हमने जड़त्व के नियम से पढ़ा है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसी में रहना चाहेगी, और अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर देते, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जड़त्व में रहेगी। तो यहाँ क्योंकि ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है और बहुत ही ज़्यादा ऊपर के ढलाव से आ रही है, या जैसे भी मोशन, अगर इस टाइप से भी मोशन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप बन जाता है, स्लोप से आ रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, तो इनर्शिया के कारण ये क्या करती है, यहाँ पर भी कुछ दूर तक की गति कर जाती है इस पोजिशन में। तो यहाँ पर भी सेम आपका एफ आर लगेगा और नीचे की तरफ, तो ये वापस अपनी पहली कंडीशन में आ जाती है।
क्लियर है? यही मोशंस होते रहते हैं। ये तो हमने बात की पहली चीज ऑसिलेशन की। दूसरी चीज हमने पढ़ी डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग फोर्स। ये हमारा कौन सा फोर्स था? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा हमने पढ़ा डैम्पिंग फोर्स, अवमंदन बल। अवमंदन बलों का काम क्या था? हमने ये देखा कि यहाँ पे जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर हम पेंडुलम की बात छोड़ते हैं, कई ऐसे ऑसिलेशंस जो मोस्ट ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं कि वहाँ पर कुछ टाइम तक तो हमारा जो भी पिंड है वो ऑसिलेशन करता है, फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होने लग जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम उसका कम होता जाता है और लास्ट में वो बिल्कुल क्या होता है? स्थिर अवस्था में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि झूला झूला होता है, झूले की गति। आप उसमें स्टार्टिंग में जब तक आप फोर्स लगा करके झूलते हो ठीक है, आप थोड़ा अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाना कम कर दो तो आप क्या देखते हो कि धीरे धीरे वो आगे पीछे होता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड में कमी आती जाती है। कमी आते आते कमी आने का मतलब एम्पलीट्यूड में कमी आती है, उसका वेग भी कम होता है, वेग भी कम होता है, तो वो फाइनली धीरे होते होते बिल्कुल लास्ट में स्टॉप हो जाता है। तो ये इस टाइप का कुछ हमें ग्राफ मिल जाता है। ये हम बताते हैं इसके, ये एम्पलीट्यूड में कमी इस तरीके से आती जाती है, फाइनल जो भी होगा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो ये जो इसके एम्पलीट्यूड में कमी होती है ये किस कारण आती है? तो इसका हमें रीजन बताया कि यहाँ पर एक अवमंदक बल कार्य करता है। तो अवमंदक बल हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है? हमेशा जो भी हमारा, क्योंकि वो गति को कम करने का काम करता है, कोई भी पिंड है उसकी गति को रोकने का काम करता है, उसकी गति को कम करता है, इसीलिए हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? वो जिस डायरेक्शन में भी कोई पिंड गति कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है वो। ठीक है, इसका मतलब डैम्पिंग फोर्स की डायरेक्शन भी एक प्रकार से यही वाली हो जाएगी, एफ डी हो जाएगी। क्लियर है? दोनों की डायरेक्शन एक है लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग है। एफ आर उसको अपनी स्थिति तक लेकर के जाना चाहता है इसलिए इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, जबकि एफ टी क्या है? एफ टी उसका वेग कम कर देना चाहता है, तो इस डायरेक्शन में लगता है तो है लेकिन ये इसके वेग को कम करने का प्रयास करता है। यहाँ पे हमने एफ डी क्या फॉर्मूला पढ़ा था? माइनस बी इंटू वी के बराबर पढ़ा था। ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट में होता है। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी की। इसका वेग जो अभी इस डायरेक्शन में वेग जा रहा है तो अभी इसके वेग को कम करते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में लेकर के आना चाहता है। क्लियर है? दो फोर्स ये हो गए। तीसरी चीज, तो अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? नॉर्मली जो भी ऑसिलेशंस होते हैं वहां अभी तक में हमने देखा कि ये दोनों के दोनों फोर्स एक साथ काम करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करता है और डैम्पिंग फोर्स भी काम करता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जैसे जो भी गति है, मान लो कोई पिंड है, अगर वो मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो वो ऑसिलेशन करता रहे बिना उसके एम्पलीट्यूड को कम किए हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे घड़ी का पेंडुलम, कोई भी चालू घड़ी होती है उसमें आप देखो उसका पेंडुलम होता है, हम उसमें सेल डालते हैं तो सेल डालने के बाद उसका पेंडुलम क्या होता है? उसमें एम्पलीट्यूड में कमी होती है क्या? नहीं होती। वो कंटिन्यूअसली चाहे वो कितने भी मन तक चले, जब तक वो सेल चलता है तब तक उसका पेंडुलम बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड के साथ में दोनों तरफ गति करता रहता है। ठीक है, अब वहाँ पर डैम्पिंग फोर्स काम क्यों नहीं किया? डैम्पिंग फोर्स तो ऑब्वियसली सी बात है काम करेगा ही करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स काम कर ही रहा है इसीलिए वो वापस अपनी पहली स्थिति में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और टाइप का फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं। वो फोर्स अप्लाई किया ही इसलिए जाता है ताकि ये वस्तु के आयाम में कमी ना हो। ठीक है, तो वो फोर्स जो कि एक तरीके से इसके आयाम को स्थिर रखने के लिए या वस्तु को, जो भी हमारा पिंड है जो ऑसिलेशन कर रहा है उसको उस चालू कंडीशन में रखने के लिए लगाया जाता है, वो फोर्स क्या कहलाता है? आपका ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। ड्राइविंग फोर्स, या हम उसको अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, हम बाहर से उसको कुछ ऐसा एडिशनल फोर्स लगाएंगे इन दोनों के रेस्पेक्ट में कि जो भी इसका डैम्पिंग फोर्स जो इसकी वेलोसिटी कम करने का ट्राई कर रहा है, वेलोसिटी कम ना हो, उसका एम्पलीट्यूड कम ना हो और हमारा जो पिंड है वो बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेशंस करता रहे, तो एक फोर्स लगाया जाता है। या तो आप उसको अप्लाइड फोर्स कह सकते हो, अप्लाइड फोर्स, या हम उसको ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स जो कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट की ड्राइविंग का काम करता है इसीलिए ड्राइविंग फोर्स कह सकते हो। इसको डिनोट करते हैं एफ ए से, अप्लाइड फोर्स एफ ए, या हिंदी में इसको कहा जाता है चालित बल कह सकते हो या फिर प्रणोदित बल भी इसी को कहा जाता है, प्रणोदित बल। प्रणोदित बल इसको कहा जाता है और इस प्रणोदित बल के अंदर में जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रणोदित दोलन। प्रणोदित बल के कारण जो दोलन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रणोदित दोलन। क्लियर है? तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा। अप्लाइड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया? जो फोर्स आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, क्यों अप्लाई करोगे? उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए कि उसके एम्पलीट्यूड में कमी नहीं आए,
को नियत बनाए रखने के लिए हम जो भी एडिशनल फोर्स अगर हमें कभी अप्लाई करना होता है तो वो फोर्स ये हमारा क्या कहलाता है, अप्लाइड फोर्स कहलाता है, या हिंदी में प्रणोदित बल कह सकते हैं। चालन बल का ही एक ग्रुप होता है प्रणोदित बल। ठीक है, इसमें पहले तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसके डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब ये भी एक प्रकार से कैसा हो गया, अब यहाँ एक अलग टाइप का ऑसिलेशन हो जाएगा, तो वही सेम प्रोसेस होगा। ऑसिलेशन है तो उसके लिए आप क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करोगे, एक आपको अवकल समीकरण बनानी पड़ेगी, और अवकल समीकरण बनेगी तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक अवकल समीकरण का कुछ ना कुछ हल भी होता है, तो हमें उसका हल भी देखना पड़ेगा। और हल देखने के बाद में हम उसमें 2-3 अलग अलग केस देखेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को कम ज़्यादा करते हैं तो उसका सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब हमें इस पर स्टडी करना है। तो लिखो सबसे पहले हेडिंग दो, चालित आवर्ती दोलन। चालित आवर्ती दोलन। चालित आवर्ती दोलन लिखो इसमें किसी दोलन करते हुए पिंड के, किसी दोलन करते हुए पिंड के आयाम को, पिंड के आयाम को कम होने से रोकने के लिए, कम होने से रोकने के लिए लगाया गया बल, कम होने से रोकने के लिए लगाया गया बल चालित बल कहलाता है। चालित बल कहलाता है। चालित बल कहलाता है। फुल स्टॉप। यह एक प्रकार का घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स। यह एक प्रकार का घर्षण बल होता है जो सदैव कण की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो सदैव कण की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो सदैव कण की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से डायग्राम बना लो। ये मान लो ये हमारा कोई पिंड है एम मास का, ये पी कंडीशन पर है, यहाँ पे ऑसिलेशन करते हुए हमने इस पे फोर्स लगाया, यहाँ पहुंच गए ये एम मास। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एफ आर, तो एफ आर इसको इस डायरेक्शन में लेकर के आना चाहता है, तो कण अगर इधर गति कर रहा है तो आपका ये जो आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो या अप्लाइड फोर्स, इसको बोलो एफ ए, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर है, एफ ए अप्लाइड फोर्स। लिखो तथा चालित बल के अंतर्गत, चालित बल के अंतर्गत किया गया दोलन, चालित बल के अंतर्गत किया गया दोलन चालित आवर्ती दोलन कहलाता है। चालित आवर्ती दोलन कहलाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसे प्रणोदित दोलन भी कहा जाता है।
इसे प्रणोदित दोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दो यही प्रणोदित दोलन, सब हेडिंग दो प्रणोदित दोलन। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम यही डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के प्रभाव में बाह्य आवृत्ति से दोलन करती है। बाह्य आवृत्ति मतलब हम उसको फोर्स दे रहे हैं तब उसके ऊपर जो उसकी आवृत्ति है या उसका जो आयाम है, हम कैसे उसका आयाम को मेंटेन करना चाह रहे हैं, कम हो रहा है उसको हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो मेंटेन करने के लिए हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो उस टाइम पे वो जो अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, हम जो वहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो एक प्रकार से वो बाह्य बल हमने लगाया, उसके कारण उसकी आवृत्ति भी उसको बाह्य आवृत्ति मिलेगी, उसके अंतर्गत ही वो क्या करता है, दोलन का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर घड़ी का पेंडुलम लेते हैं तो वहाँ एक तरह से हम फोर्स किसके थ्रू लगा रहे हैं, सेल के थ्रू, वहाँ पर सेल काम कर रहे हैं। इसीलिए आप नॉर्मली अगर उसमें सेल मत लगाओ और उसके पेंडुलम को आप एक तरफ ले जा करके छोड़ दो, कुछ टाइम ऑसिलेशंस करेगा, फिर आप वहाँ क्या देखोगे, ये अच्छा देखो एक एग्जाम्पल है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से आप और समझ सकते हो। अगर आप एक बार को कोई घड़ी हो जिसमें पेंडुलम लगा, आप उसका सेल हटा दो पेंडुलम का, फिर आप उस पेंडुलम को इस तरीके से है पेंडुलम, एक बार आप उसको इस डायरेक्शन में ले जा करके छोड़ दो। ठीक है, आप देखोगे कि वो ऑसिलेशन करेगा कुछ टाइम तक, ठीक है, दोलन करेगा, लेकिन दोलन कुछ टाइम तक सीधे करते करते फिर वो धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड मतलब कम हो जाएगा, कम होते होते फाइनली वो आकर के लास्ट में क्या होगा, रुक जाएगा, बिना सेल के वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मतलब यहाँ पे कौन से दो फोर्स काम कर रहे हैं, डैम्पिंग फोर्स तो काम कर रहा है जो उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह वो सब तो इस पर लग ही रहे हैं जो वापस इसकी प्रारंभिक स्थिति तक लेकर के आते हैं, जिसके कारण दोलन होते हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्स कर रहे हैं। अब लेकिन हम तो क्या चाहते हैं, अब क्या हम पेंडुलम को बार बार घर पे हिला करके तो नहीं छोड़ेंगे कि वो हिले फिर कुछ टाइम बाद, इसके लिए हम उसको क्या रखना चाहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रखना चाहते हैं कि वो ऑलवेज चलता रहे पेंडुलम। ठीक है, उसके लिए हम उस पर क्या करते हैं, सेल लगाते हैं, तो वहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स किसके थ्रू लगा रहे हैं, उस सेल के थ्रू लगा रहे हैं। वो सेल इसको इतना एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कि ये अपनी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में कंटिन्यूसली ऑसिलेशन करता रहता है। कब तक ऑसिलेशन करता है, जब तक सेल खत्म नहीं होता, फिर जैसे ही सेल खत्म होता है ये पेंडुलम फिर से रुक जाता है। तो ये एग्जांपल है। तो यहाँ पर अब जो इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, उस बाह्य बल के अंतर्गत हो रहे हैं, जो आपने अप्लाइड फोर्स किया है उसके अंतर्गत इसका ऑसिलेशन हो रहा है, और इसके कारण इसमें दोलन हो रहा है। तो ये दोलन क्या कहलाते हैं, चालितावर्ती दोलन कह सकते हो, या यही प्रणोदित दोलन भी कहलाता है। क्लियर है, तो लिख लिया, जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के प्रभाव में बाह्य आवृत्ति से दोलन करती है तब वस्तु के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। तब वस्तु के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं, प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। इसे FA से प्रदर्शित किया जाता है, इसे FA से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टॉप लिखो, वस्तु पर लगाया गया प्रणोदित बल, अर्थात वस्तु पर लगाया गया प्रणोदित बल या बाह्य आवृत्ति बल, या बाह्य आवृत्ति बल, बाह्य आवृत्ति बल FA इक्वल टू कितना होता है, F0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होता है हमारा जो एक्सटर्नल लगाया गया प्रणोदित बल। ठीक है, वस्तु पर लगाया गया प्रणोदित बल या बाह्य आवृत्ति बल FA इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो। ठीक है, फिर लिखो, अतः वस्तु पर, और डायग्राम बना लिया था ना ऑसिलेशन वाला साइड में। ठीक है, देखो, अतः अब वस्तु पर तीन प्रकार के बल कार्य करते हैं, तीन प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, अवमंदन बल, अवमंदन बल व प्रणोदित बल।
व प्रणोदित बल। ठीक है, अतः वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल, अतः वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल F इक्वल टू क्या होगा, टोटल एफ, टोटल परिणामी बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर, ध्यान रखना आर फॉर रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, प्लस एफ डी डैम्पिंग फोर्स, प्लस एफ ए। इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। लिख लो चाहे यहाँ एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन, एफ डी डैम्पिंग फोर्स, अवमंदक बल, और एफ ए क्या है, अप्लाइड फोर्स। प्रणोदित बल। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, साथ के साथ यहाँ पर इनकी वैल्यू रखे, एफ आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर 3 डाल लो। एफ डी डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू क्या था, माइनस बी इंटू बी के बराबर था, या बराबर, या इसको हम लैम्डा भी मान सकते हैं, लैम्डा इंटू बी के बराबर था। बी का आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है। और ये आपका अप्लाइड फोर्स है, एफ ए इक्वल टू आप ऑलरेडी देख चुके हो। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल लो। ठीक है, या फिर इक्वेशन नंबर इनको मत दो, एज इट इज लिख लो। सबको क्या इक्वेशन नंबर देना, एज इट इज मान लिख लो। ठीक है, एफ ए का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन हमारी लिखी दी है, स्टार्टिंग के वहां से किए, टोटल एफ ए। अब ये सारे मान हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में। क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस माइनस लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ये हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी। एफ को खुद को भी आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ इक्वल टू एम ए, मतलब एम, और ए को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। लिख सकते हैं एम इक्वल टू एम ए से ए को आप लिख सकते हो एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, एम को यहाँ भेज देते हैं हम नीचे सब में, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस के बाय एम इंटू एक्स माइनस लैम्डा अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ नॉट अपॉन एम इंटू साइन ओमेगा टी। नोट कर लो। बाहर रखना माइनस। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज आपको ध्यान आ रहा होगा, हम पहले कर चुके हैं, ये सारे मान तो हम वहीं से ले रहे हैं, तो हम सब ने इनको किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर माना था। किसको किसके बराबर माना था आप लोग को ध्यान हो तो, देखो हमने क्या माना था, चूंकि k अपॉन m
किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्लियर है। दूसरा एंड लैम्डा अपॉन एम, लैम्डा अपॉन एम किसके बराबर था, 1 टॉ के इक्वल था। इसको किसके बराबर माना था हमने, 2r के इक्वल, क्लियर है। 1 टॉ की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा अपॉन एम, जो हमने 2r के इक्वल माना था जब हमने डैम्पिंग फोर्स पढ़ा था। तीसरा चीज एफ नॉट अपॉन एम, इसको अब हमें मानना है, तो इसको हमने कोई कांस्टेंट मान लिया स्मॉल एफ नॉट के टर्म में, ठीक है। अभी पहले तक हम इसको कैपिटल एफ नॉट फॉर्म में लिख रहे थे, हमने इसको कांस्टेंट मान लिया स्मॉल एफ नॉट के टर्म में। तो अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2r इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है। इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। ये दोनों माइनस वाले हैं, इनको इधर ले आते हैं हम, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लिया हमने 2r डी एक्स अपॉन डी टी, पहले डी एक्स वाले को लिख लिया हमने, और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, एक सीरीज में लिख दिया। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर था, पहले हमने डी एक्स अपॉन डी टी वाले को, फिर सिंगल एक्स वाले को, बराबर किसके इक्वल आ गया, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो ये आपको क्या मिल रही है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है सेकेंड ऑर्डर की, द्विघातीय अवकल समीकरण है। और ये समीकरण ही आपकी कौन सी होती है, ये आपके प्रणोदित दोलन के अवकल समीकरण है, क्लियर है। इसको आप नाम दे दो कोई, इक्वेशन नंबर 2 में रखा था यहाँ पे मान, मतलब अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आएगा, ठीक है। ये समीकरण 3 क्या है, प्रणोदित दोलन के लिए द्विघातीय अवकल समीकरण। यहाँ पे अगर फोकस पड़ रहा हो तो ये 1 टॉ लिखा हुआ है, सिंपली जो आप पहले से जानते हो 1 टॉ इक्वल टू 2r, ठीक है। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इतना हम पहले से जानते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होता ही है, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्टली मानना पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने बैठेंगे हम, वो तो हम मैथ सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है, उतना हमें करना नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, द्विघातीय अवकल समीकरण है, इसी में लिख लो जिसका हल, लिखना है समीकरण 3। समीकरण 3 प्रणोदित दोलन के लिए द्विघातीय अवकल समीकरण है जिसका हल क्या होगा, हल इसका x से दिया जाएगा। इक्वेशन पूरी किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये इक्वेशन एक्चुअली हम ऐसे ही कुछ भी मान नहीं लेते हैं, ये सॉल्यूशन आता है लेकिन उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उतना हमारे कोर्स में है नहीं उतना सॉल्व करना, जस्ती का एक टाइम वेस्ट है, इसीलिए वो आपके मैथ्स में आता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको कुछ हम स्पेशल इक्वेशन नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है तो इसको हमने थोड़ा स्पेशल नाम दे दिया ए, क्लियर है। अब हम इसका सॉल्यूशन का हमें यूज करना है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, x हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ से हम dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, और दूसरा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हम ले लेते हैं dx
एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स नॉट साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और ओमेगा टी का हो जाएगा इंटू में ओमेगा। क्लियर है। दूसरी चीज इसका फिर कर दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल देते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर implies n इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ओमेगा का फिर से करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आ गई। इन सब मानों को हमें समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। इसको फिर से नोट मत करना, बीच में मैं रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास नोटेड नहीं है, इसलिए आप लोग की कॉपी में है। आप ये दोनों वैल्यू लिखने के बाद सीधे क्या करेंगे कि उपयुक्त मानों को समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 में रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये वैल्यू है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू है एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कंप्लीट वैल्यू आ गई इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, ओमेगा टी माइनस फाइव, सॉरी ओनली ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इसको नेक्स्ट सॉल्व करने का मतलब क्या है, कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हम किस फॉर्म में करें, जैसे ये आपके पास साइन ओमेगा टी है, इसको हम दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं, या तो हम यहीं पे करते हैं या फिर चलो नेक्स्ट क्लिक करके करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 2r एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इतनी वैल्यू है इक्वल टू एफ नॉट साइन।
अब यहाँ पे आपके पास ओनली ओमेगा टी है। ओमेगा टी में हम कुछ भी चीज़ प्लस माइनस ऐड और माइनस दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ प्लस और माइनस दोनों करने का मतलब जीरो, और किसी वैल्यू में आप जीरो को प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और प्लस फाइव बना देते हैं। ठीक है, हमने ओमेगा टी में माइनस फाइव और प्लस फाइव दोनों कर दिया, टोटल वैल्यू जीरो हो गई, जीरो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव दोनों बन गया। तो यहाँ आप ओमेगा टी माइनस फाइव इस पूरे को अगर कोई एक वैल्यू मान लेते हैं हम ए, और इस पूरे को हम मान लेते हैं बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का। क्लियर है, या आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। हमने प्लस माइनस कर दिया इसमें फाइव की वैल्यू, इस पूरी को हमने एक यूनिट मान लिया ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि सब में ओमेगा टी माइनस फाइव आ रहा है, तो यहाँ भी हमने ओमेगा टी माइनस फाइव को एक यूनिट मान लिया, और दूसरा बच गया फाइव, उसको भी यूनिट मान लिया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी का। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, चूंकि इस फॉर्म में हम इसको खोल करके यहाँ रख देते हैं, तो देखिए हमारे पास मान क्या बच जाएगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस टू आर ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू एफ नॉट साइन ए प्लस बी, तो साइन ए ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू साइन ए कॉस बी कॉस फाइव। ठीक है, प्लस कॉस ए, तो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू में साइन बी साइन फाइव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमने खोल दिया इसको किस फॉर्मूले से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हम दोनों तरफ हमारे पास, अब देखो दोनों तरफ आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी है, इधर भी था, इधर भी बन गया अब आपके पास, और यहाँ कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव था, तो यहाँ पे भी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हम दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव वगैरह का दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने किया था इस फॉर्म में, माइनस फाइव प्लस फाइव करने का रीज़न हम समझ में आ गया, ताकि दोनों तरफ इक्वेशन हमारी एक जैसी बने और हम दोनों की तुलना कर सकें। तो हम क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण में दोनों ये इक्वल है, इक्वल के दोनों ओर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दूसरा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव की तुलना करने पर अब दोनों की तुलना करने के लिए हम कुछ कंडीशंस मान करके चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या मान लें, अगर हम मानते हैं साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो हो, देखो हम क्या माने, यदि साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो। अब यहाँ पे केवल मानने का मतलब क्या है, साइन जीरो कब होता है, देखो साइन और कोस दो वैल्यूज हैं आपके पास, अब बोलोगे मैम एक को ही क्यों माना, दोनों को हम कभी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं मान सकते, क्यों, यहाँ पे साइन जीरो होने का मतलब ये है ओमेगा टी माइनस फाइव क्या है, पूरी की पूरी थीटा की वैल्यू है। जैसे इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो, ये कहना चाह रहे हो ओमेगा टी माइनस फाइव पूरी इस थीटा की वैल्यू है। फाइव यहाँ पे क्या है, फाइव इसका फेज डिफरेंस है, कला में कितना अंतर आता है, फेज डिफरेंस होता है फाइव। ठीक है, टोटली हमारा थीटा है। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा बराबर जीरो हो, साइन जीरो पर ही जीरो वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन जीरो वैल्यू पे इसका मतलब हम क्या लेना चाह रहे हैं, थीटा बराबर जीरो, तो आप दोनों में मान रखो, तो साइन थीटा तो साइन जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब इस कंडीशन में आपके पास कॉस
ओमेगा टी माइनस फाइव कितना होगा, मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम साइन जीरो लेने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जीरो रही होगी, तो थीटा जीरो पर साइन तो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसलिए आप इस कंडीशन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन में हम किसी एक को ही जीरो मान सकते हैं, दोनों को जीरो नहीं मान सकते, या दोनों को आप वन भी नहीं मान सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। साइन जीरो पर जीरो होता है तो कॉस उस टाइम वन होता है, मैक्सिमम होता है। जब कॉस की वैल्यू जो होती है, कॉस आपका किस पे, कॉस 90 पे आपका जीरो होता है, तो साइन उस टाइम मैक्सिमम होता है, वन होता है। इसलिए दोनों ये एक दूसरे के इस अकॉर्डिंग अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कॉस इस टाइम मैक्सिमम होगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो, इसको आपको इक्वेशन नंबर दे दो। कहाँ तक इक्वेशन कर ली हमने, इक्वेशन 3 कर ली। देख लेना कितने इक्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 4 या जो भी हो और नेक्स्ट मान दे देना इसको, ठीक है। समीकरण 4 में हम करते हैं, उपरोक्त समीकरण यहाँ लिख लेना 4 में, उपरोक्त समीकरण 4 में आप कंपेयर करो तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो रख दो, तो ये पूरी टर्म कैंसिल जीरो होते ही, ठीक है। ये टर्म बच जाएगी, कॉस मैक्सिमम है, तो क्या बच गया हमारे पास, 2r ओमेगा एक्स नॉट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। प्लस इस टर्म में भी साइन है, जीरो होते पूरे टर्म जीरो, इधर तो केवल एक टर्म बच गई बराबर, इधर क्या बच गया, यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो है, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये हमारे पास बच जाएगा एफ नॉट साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप देख रहे हो अपने आप ही दोनों तरफ कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है, कॉस की तुलना हो रही है। एक तरह से आप ये मान लो कि दोनों तरफ कॉस से कॉस कैंसिल कर लो, तो ये लिख लो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव की तुलना करने पर, मतलब कि इन दोनों की तुलना से मतलब है इनके गुणांकों की तुलना करते हैं कि दोनों तरफ हमारे पास सेम वैल्यू होता है, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई क्या क्या है दोनों तरफ, उन दोनों को हम बराबर मान सकते हैं। तुलना करने का मतलब होता है ये, यहाँ भी cos ओमेगा टी माइनस फाइव है, यहाँ भी ये है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है और यहाँ इसका गुणांक क्या है, उसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे मान सकते हो कि cos ओमेगा टी से cos ओमेगा टी को हम कैंसिल कर दें, ठीक है। तो के गुणांकों की तुलना करने पर क्या माना जाएगा हमारे पास, यहाँ तो आ जाएगा 2r ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एफ नॉट इंटू साइन फाइव। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। और यहाँ से आप जो वैल्यू निकालनी हो वो निकाल सकते हो, या तो आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। जो वैल्यू निकालना हमें एक्स नॉट निकाल सकते हैं, हम मूल विस्थापन कितना है, ओमेगा निकाल सकते हैं, एफ नॉट निकाल सकते हो, जो वैल्यू निकालना, ठीक है। दूसरा हम क्या लेते हैं, इसी तरीके से इस इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ क्या साइन ओमेगा टी अभी हमने कंपेयर किया, अब अगर हम दूसरी कंडीशन में क्या मान ले कि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो हो, हम क्या माने, यदि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। यहाँ भी सेम कंडीशन, कॉस जीरो कब होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हम जीरो कह रहे हैं, इसका मतलब थीटा बराबर कितना रहा होगा 90 पाई/2, पाई/2 पर ही तो कॉस की वैल्यू जीरो होती है, और साइन की वैल्यू पाई/2 पर कितनी होती है, 1 मैक्सिमम होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आप इस इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करो, क्या वैल्यू आ जाएगी। अब आप cos ओमेगा टी माइनस फाइव वाले टर्म्स को जीरो करके देखो, दोनों तरफ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमारे पास एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, दो टर्म हमारे पास बच जाएगी। एक तो कौन सी बचेगी,
माइनस एक्स नॉट फर्स्ट टर्म, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फर्स्ट टर्म हमारे पास बचेगी, एक तो फर्स्ट ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी बचेगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है? इक्वल टू में आपके पास क्या बच जाएगा, एफ नॉट इंटू एक टर्म आपके पास कॉस ओमेगा टी वाली कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बच जाएगा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू कॉस फाइव, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू कॉस। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी। तो अब हम किसका कंपेयर करेंगे, साइन का। क्या बचेगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, और उधर बढ़ जाएगा एफ नॉट कॉस फाइव। क्लियर है? इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। नोट कर लो। यहाँ से हम क्या करें, इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 का डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा, एफ नॉट साइन फाइव अपॉन एफ नॉट कॉस फाइव, एफ नॉट साइन फाइव अपॉन एफ नॉट कॉस फाइव इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू आ रही है, 2r ओमेगा इंटू एक्स नॉट अपॉन में, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दोनों में से एक्स नॉट कॉमन कर लेते हैं, एक्स नॉट कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, यहाँ पे एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव क्या होता है, टेन फाइव, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन फाइव इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और टेन फाइव की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आप फाइव निकाल सकते हो। फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई 5।
कोई भी ऑसिलेशंस करते हैं, जैसे दो अलग अलग वेव्स होती है, तरंगें होती हैं, उनकी कलाओं में अंतर कलांतर होता है। तो यहाँ पे भी फाई क्या है, इसका कला कोण है। तो क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण चालित बल के सापेक्ष चालित दोलक का कला कोण फाई प्रदर्शित करता है। ठीक है, एंगल है हमारे पास फाई। ध्यान रखना, चालित बल को ही आप क्या कह रहे हो, प्रणोदित बल कह रहे हो। चालित बल आपका किसके बराबर है, प्रणोदित बल के बराबर है। ठीक है, तो चालित बल है, इसके जगह प्रणोदित बल या चालित दोलक को प्रणोदित दोलक कह सकते हो आप, उसी का दूसरा नाम होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ प्रणोदित। ठीक है, तो एक तो हमने दोनों इक्वेशन 5 और 6 को आपस में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से तो हमें फाई एंगल मिल गया। दूसरा एक और काम कर सकते हैं हम, इक्वेशन 5 और 6 में इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी वो भी देख लो। क्वेश्चन 5 और 6 हमने इसलिए निकाले थे, दोनों तरफ हमने cos ओमेगा t माइनस फाइव sin ओमेगा t माइनस फाइव के गुणांकों की तुलना की थी। वहाँ से दो समीकरण मिल गई, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमें कला कोण मिल गया। दूसरा हम देखते हैं, ये कला कोण फाई मिल गया हमें। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दे तो क्या मिलेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, समीकरण जोड़ने पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, एफ नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस एफ नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, एक तरफ के दोनों मान जोड़े, दूसरी तरफ के दोनों मान, देखो ये था अपने पास एक वैल्यू थी ये, और दूसरी वैल्यू है ये। आप लोगों के पास इक्वेशन लिखी है समीकरण 4 और 5 में, स्क्वायर कर दो, इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते तो एक्स नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, दोनों को हमने नॉर्मली बस क्या किया है, स्क्वायर करके जोड़ दिया है। तो यहाँ से देखो आप एफ नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इधर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ से 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी एफ नॉट स्क्वायर इक्वल टू, क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स नॉट स्क्वायर 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी एफ नॉट स्क्वायर की, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स नॉट का। एक्स नॉट जो हमारे पास मूल विस्थापन है, एक्स नॉट क्या है, मूल विस्थापन, ओमेगा नॉट क्या है, मूल कोणीय आवृत्ति, जबकि ओमेगा है कोणीय आवृत्ति और एक्स होता है विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू क्या निकाल लेंगे,
एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू पूरा अपॉन में चला जाएगा, मतलब एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ से हमें एक्स नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी इस पूरे का अंडर रूट। एक्स नॉट इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर के क्या हो जाएगा एफ नॉट, और अपॉन में आ जाएगा ये 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी 1/2। ये रिजल्ट मिल जाएगा एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट अपने पास क्या है, चालित आवृत्ति दोलित्र का आयाम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है जो कि इस कंडीशन में एक्स नॉट एक तरह से विस्थापन है जिसको हम क्या बोलते हैं अधिकतम विस्थापन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या प्रदर्शित कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके से जैसे कोई ऑसिलेशन है, यहाँ पे आपके पास कोई ऑसिलेशन हो रहा है तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, यही तो एक तरीके से इसका एम्पलीट्यूड भी होता है। एम्पलीट्यूड भी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रदर्शित कर रहा है। साथ के साथ इसको क्या बोल सकते हैं चलित आवर्ती दोलित्र का आयाम, जो कि किसके साथ चेंज हो रहा है ओमेगा के साथ, जो ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा के साथ परिवर्तित होता है। मतलब हमने जो यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स प्रतिरोधित बल लगाया, उसके कारण से इसके एम्पलीट्यूड में ये चेंज आएगा। इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस चलेगा, किसके रेस्पेक्ट चेंज होगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ओमेगा नॉट यहाँ पे मूल कोणीय आवृत्ति जो उसकी ऑसिलेटर की खुद की मूल आवृत्ति थी, और ओमेगा यहाँ पर हम जो चेंज करेंगे उसके रेस्पेक्ट में बल के जो अप्लाइड फोर्स इस पर लेगा, उसके कारण जो भी इसके आयाम में जो भी चेंज होगा वो होगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइव की वैल्यू मिल गई, एक्स नॉट की वैल्यू मिल गई। इन दोनों को हम डाल सकते हैं जो मेन हमारे पास सॉल्यूशन था एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वहाँ डालने से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं
समीकरण ए में रखने पर, ए हमने कौन सी ली थी, जो हमने इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो समीकरण ए में रखने पर क्या इक्वेशन थी आपके पास, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक्स नॉट बराबर मिला है, तो एक्स नॉट की जगह हम मान रखते हैं एफ नॉट अपॉन 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2। क्लियर है, यही वैल्यू मिली थी हमें एक्स नॉट की, 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पावर 1/2। तो ये हो गया एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और 5 का रिजल्ट हमें क्या मिला, tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, तो यह हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने लिया था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, वहाँ हमने सॉल्व करके एक्स नॉट की वैल्यू भी रख दी और 5 की वैल्यू भी लिख दी। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन किसके लिए आया है, चालित आवर्ती दोलन के लिए। तो चालित आवर्ती दोलित्र के लिए ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसको आप लिख सकते हो, उपरोक्त समीकरण चालित आवर्ती दोलित्र, या ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रणोदित दोलित्र के लिए विस्थापन समीकरण, x के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समीकरण कहलाती है। ये आपकी चालित आवर्ती दोलित्र की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। देखो, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि दोलक का विस्थापन, कि दोलक का विस्थापन बाह्य आवर्ती बल से, बाह्य आवर्ती बल से फाई कला पीछे रहता है, फाई कला पीछे रहता है। ये है दोलक का विस्थापन, ये एक्स विस्थापन है। ठीक है, किसके इक्वल हम देख रहे हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 5, 5 माइनस में हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू पूरी किसकी है, 5 की वैल्यू है। हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, एक्स नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, मतलब डिस्प्लेसमेंट किससे, इस 5 कलाकोण से पीछे रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरी वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो लिख लो, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि दोलक का विस्थापन बाह्य आवर्ती बल से फाई कला पीछे रहता है। ठीक है, नोट लिखो, नोट नोट चालित आवर्ती दोलक के लिए, चालित आवर्ती दोलक के लिए आयाम, आयाम कॉमा वेग आयाम, वेग आयाम कॉमा कलाकोण फाई, कलाकोण फाई एवं अन्य राशियां, एवं अन्य राशियां चालित बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ संबंधित होती है, चालित बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ संबंधित होती है।
चालित बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ संबंधित होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आया है, हमने जो अभी पढ़ा प्रणोदी दोलक बोल लो या फिर चालित आवर्ती दोलक बोल सकते हो, उसके लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाई एंगल कितना होगा, और दूसरा ये हमें क्या मिला, एक्स नोट की वैल्यू। ये वैल्यू पूरी किसकी है, एक्स नोट की वैल्यू है विस्थापन, जिसको हमने कहा अधिकतम विस्थापन या फिर आयाम कहा। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ इस पूरी कंडीशन में कहीं पर भी टी नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता, ओनली किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ओमेगा पे, ओमेगा नॉट पे डिपेंड हो रहा है। हमने जब लिखी थी इसकी वैल्यू एक्स नॉट की, तब हमने वहाँ नीचे लिखा भी था कि अधिकतम विस्थापन किस पर डिपेंडेंट है, ओमेगा पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है इसका, तो किस पे, टाइम पर डिपेंडेंट ना होकर के बल्कि ओमेगा पर डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, ओमेगा क्या है, इसकी कोणीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, हाँ ये आपकी कंडीशन होगी इसकी। ठीक है, अब इसमें तीन केस होते हैं, तीनों हम अलग अलग केस देखेंगे। केस कौन से, ओमेगा और ओमेगा नॉट, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा से, ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो तो ओमेगा ऑलमोस्ट इक्वल हो ओमेगा नॉट तो क्या होगा, ओमेगा लेस देन इक्वल हो ओमेगा नॉट तो क्या होगा। वही आपके पास जैसे हमने किस में डैम्पिंग ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था, न्यून अवमंदन अति अवमंदन, सेम उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, तो न्यून चालित आवृत्ति हो जाएगी अपने पास, न्यून चालित आवृत्ति, एक आपके पास हो जाएगा क्रांतिक आवृत्ति, या फिर अपने पास हो जाएगा अति चालित आवृत्ति। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो ये कंडीशन अपनी होती है अति चालित आवृत्ति की, ये होती है आपके पास क्रांतिक चालित आवृत्ति की। ठीक है, और ये अपने पास होती है न्यून चालक आवृत्ति की, न्यून चालित आवृत्ति की कंडीशन। ठीक है, तीनों कंडीशन में ओमेगा ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इन दोनों वैल्यू बराबर होती है, इस टाइम पे हमें मिलता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति जिसको कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारे केसों को हमें पढ़ना होगा थोड़ा अच्छे तरीके से, दो तीन केस है, और उसके बाद हम फाइनल इसका ग्राफ देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होती है। क्लियर है, वो ग्राफ करना पड़ेगा हमें वो तीनों, लेकिन ये हम करेंगे कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, अभी आप लोग इतना कर लो क्योंकि फिर बाकी हम तीनों के तीनों करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। क्लियर है, ये तीनों केस हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे, और अच्छी इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, मतलब इस चैप्टर की एक तरह से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आगे आपको इसमें जो भी पढ़ना है सब इससे रिलेटेड ही रहेगा। एग्जाम में भी आपके आया हुआ है और क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम में आपके जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूरी वैल्यू एक्स डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, साथ में आपको ये तीनों के तीनों केस बनाने पड़ेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन लगे तो आप ठीक है विस्थापन दर निकाल के छोड़ दो, अगर लगे क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो आप पूरा ये भी करो। जब अगर आप कम मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप ओनली यहाँ तक निकाल के छोड़ोगे तब भी आप एटलीस्ट ग्राफ तो बना के आना। ग्राफ के बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं किसी भी पेपर में। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट के लिए होता है, अगर आप किसी में दो में रिलेशन निकालते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, तो ग्राफ बना करके आना। क्लियर है, स्पेशली अगर मान लो अगर आपको ये दे रखा हो कि हाँ कि है ना, इसके लिए विस्थापन की समीकरण निकालो, ये चालित दोलित्र के लिए विस्थापन की समीकरण, और साथ में आपको दे दिया हो कि न्यून चालित, अति चालित या क्रांतिक चालित आवृत्तियों के लिए अलग अलग स्थितियों की व्याख्या करो, अगर ऐसा आ जाता है तब तो क्लियर ही हो जाएगा कि आपको ये तीनों के तीनों केस करके आने। नहीं आता है तो इसका मतलब डिपेंड करता है आप पे कि अगर आपके पास टाइम है, आपको लगे कि अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स का है, हमें कंप्लीट करना चाहिए तो पूरा करो, अदरवाइज यहाँ तक करो, बट ग्राफ आपको बनाना ही होगा। क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व ऑलरेडी वैसे इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, फिर भी आप इसको एक बार घर पे और खुद से करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। ठीक है, और हाँ, मैकेनिक्स का पेपर या मैं कौन सा पेपर पढ़ाऊँगी वो जो भी होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा।
जैसे भी फिक्स होगा, जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो पढ़ा ही देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। आप लोग अभी बस मैकेनिक समझने पर ध्यान दो, साथ में आपका जो भी सब्जेक्ट चल रहा हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, आगे हम इसके तीनों केस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसे सॉल्व कर लो, पढ़ लो खुद से, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।